हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाली कुछ वीडियोस में हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2019 का जो दिसंबर का एग्ज़ाम था उसको सॉल्व किया था। इस वीडियो में भी हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि बेसिकली मैथ से रिलेटेड हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये भी सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और आपके जो भी डाउट्स हों हमसे आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2019 का जो है 6 पार्ट कवर किया है। मैथ्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो इसमें सॉल्व करने का हमने ट्राई किया है। आई होप आपको प्रीवियस जो पेपर्स का सॉल्यूशन हमने दिया था वो समझ में आया होगा। और इसके अलावा अगर आपको और एमसीक्यूज चाहिए सीडीपी से रिलेटेड या फिर मैथ से या इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पूरा सीरीज मिलेगा सीडीपी, मैथ्स और हिंदी और भी जो भी ईवीएस है उन सभी से रिलेटेड। आज का लेक्चर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इससे पहले के क्वेश्चंस हमने अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड किए हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। आई होप आपको वो वाले सारे वीडियो समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें वो भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये जो हम एमसीक्यूज डाल रहे हैं उससे रिलेटेड और एमसीक्यूज चाहिए या सीटेट एग्जाम से रिलेटेड आपको सीरीज चाहिए एमसीक्यूज की, तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाकर लॉगिन करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स? गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? फर्स्ट इज एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इननेट। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, मतलब बचपन से ही बालक में होती है अच्छे प्रदर्शन करने की प्रतिभा। सेकेंड, टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। थर्ड, स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। फोर्थ, स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा, मतलब हिंदी में या इंग्लिश में या जो भी उसकी स्टेट लैंग्वेज है अगर उसमें पढ़ाया जा रहा है, तो उसके जो बच्चा प्रदर्शन जो कर रहा है मैथ्स में उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो मैथमेटिक्स लर्निंग के केस में ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू? ठीक, जल्दी आंसर बताइए इसका क्या होगा 1 2 3 या 4 में से। यस, द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इननेट। ये इननेट नहीं होती, ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म से ही मैथ्स में एक्सेल करने की जो एबिलिटीज है उसे सीख कर आता है। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई टीचर चाहे कि हमें अपने बच्चे को अच्छा बनाना है तो वो एक्सरसाइज करके उस पर प्रैक्टिस करवा के मैथ्स के फॉर्मूलेस वगैरह की अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा के भी उसकी एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है मैथ्स लर्निंग के केस में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। यहाँ एक सवाल दे रखा है, प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, वो इनमें से कौन से टाइप की प्रॉब्लम है वो आपको बतानी है। प्रॉब्लम इज आई हैव 6 पेंसिल्स, मनीष हैज 2 मोर देन मी। हाउ मेनी पेंसिल्स डज मनीष हैव? मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं, अब मनीष जो है उसके पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स डज मनीष हैव? अब मनीष के पास टोटल कितनी पेंसिल हुई? आंसर इसका आ जाएगा 8 पेंसिल्स। तो आपको बताना है इस टाइप का जो सवाल है वो कौन से प्रकार का है। फर्स्ट है कंपैरिजन एडिशन, तुलनात्मक जमा। दूसरा कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन, तुलनात्मक घटा। थर्ड टेक अवे एडिशन, व्यकलित जमा। फोर्थ है टेक अवे सब्ट्रैक्शन, व्यकलित घटा। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन दोबारा समझिए और बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज कंपैरिजन एडिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बच्चा है जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो बता रखा है कि एक के पास में 6 हैं और दूसरे के पास में उससे 2 अधिक हैं। तो जो 2 अधिक वाला शब्द आ रहा है वो क्लियर बता रहा है कि यहाँ पर हमें
एडिशन है वो भी कंपैरेटिव एडिशन, मतलब जो पहले वाले के पास में है उससे 2 अधिक हमें बताना है, तो हम कंपेयर करते हुए ऐड कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए सीटेट एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाकर प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि वहाँ पर फ्रीली एक्सेसिबल हैं आप सभी के लिए। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको बेस्ट बुक पूछना है कि सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन किससे की जाए, उसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाकर आप जो अच्छी बुक्स हैं सीटेट एग्जाम से रिलेटेड उनको देख सकते हैं। आई होप ये लिंक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट, द पोजिशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिक्टेट्स इट्स वैल्यू। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। सेकेंड, इट इज एडिटिव इन नेचर, यह योगात्मक प्रकृति का है। थर्ड, इट फॉलोज द बेस 2 सिस्टम, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। फोर्थ, इट इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, यह गुणात्मक प्रकृति का है। अब यहाँ पर क्या है, इन चारों में से ये बताना है कि कौन सा हिंदू अरेबिक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, वो सेंटेंस हिंदू अरेबिक सिस्टम के हिसाब से ठीक नहीं है। हिंदू अरेबिक सिस्टम होता क्या है, जैसे हमारा 1 2 3 वाला जो न्यूमेरेसी सिस्टम है, जो नॉर्मल हम 1 2 3 सिस्टम यूज करते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही है, कोई अंदर उसमें नहीं है। तो इसमें से कौन सा जो है वो उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, ये सही नहीं है। बेस इसका हमारा जैसे नंबर सिस्टम का रहता है 10, वैसा ही सिस्टम, वैसा ही नंबर सिस्टम या बेस इस नंबर सिस्टम का रहता है। इसमें फर्स्ट है द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिक्टेट्स इट्स वैल्यू। अगर हम 27 लिख रहे हैं तो इसकी जो पोजीशन है, 7 अगर बाद में आ रहा है यूनिट प्लेस पर तो उसकी वैल्यू 7 होगी, और 2 यूनिट टेंस प्लेस पर आ रहा है तो उसकी वैल्यू 20 होगी। तो ये वाली बात सही है कि जो पोजीशन होती है डिजिट की वो ही नंबर की वैल्यू बताती है। सेकंड, ये एडिटिव भी होता है, और फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव भी होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर नहीं सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि ये बेस 2 को फॉलो करता है, ऐसा गलत है। क्वेश्चन नंबर 54। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। अगर हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्री अगर पढ़ानी है तो इसमें से क्या सही जो प्रैक्टिस है या प्रक्रिया है वो कौन सी होगी वो बतानी है। फर्स्ट इज ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। सेकेंड, द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशंस ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जाम्पल्स। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। थर्ड, children should be given ample opportunity to develop an intuitive understanding of space. बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे द्विक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। फोर्थ, डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिक वोकेबलरी नीड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, जल्दी बताइए। डिजायरेबल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट शेप्स वगैरह हैं, उसके बारे में बच्चों को समझने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, जिससे कि वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी वगैरह के द्वारा भी चीज़ों को समझ पाएं। क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग? निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? फर्स्ट, एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। सेकेंड, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। थर्ड, एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, परिकलन में निपुणता की क्षमता। फोर्थ, एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूला इन डिफरेंट सिचुएशंस, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता।
यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग का इंडिकेटर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसलिए करेक्ट है क्योंकि वो यहाँ पर कह रहे हैं एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। कोई भी गणितीय प्रक्रिया जो करी है उसका तर्क संगत आंसर देने की जो क्षमता है, मतलब उसके पीछे क्या रीजन है। हमने कोई एक, अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रही है तो हमने वहाँ प्लस किया, माइनस किया या मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, तो ये क्यों वाले जो आंसर है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये आपने जो प्रोसीजर सॉल्व किया वो कैसे किया, इस टाइप के सारे जो सवालों के आंसर हैं अगर वो बच्चा दे पा रहा है तब हम कहेंगे कि उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग है, अदरवाइज नहीं। अगर जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अगर बच्चा दे पा रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि उस अगर वो डेफिनेशन बता पा रहा है तो उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग है, क्योंकि बच्चा रट कर भी चीज़ें बता सकता है, केवल कैलकुलेट कर पा रहा है पर उसे पता ही नहीं है कि कौन सी कंडीशन में क्या अप्लाई करना है। आपने बता दिया बेटा प्लस करिए यहाँ पे तो वो प्लस कर देगा, आपने बता दिया मल्टीप्लिकेशन करिए तो वो मल्टीप्लिकेशन कर देगा, बट वाई वाला आंसर नहीं दे पा रहा है तो भी उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं है। वो याद कर पा रहा है, रिकॉल कर पा रहा है करेक्ट फॉर्मूला केवल डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, तो भी उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि मैथमेटिकल रीजनिंग है। वो बस रट्टू तोता हो सकता है जो डिफरेंट फॉर्मूलेज उसने रटे हैं या याद हैं उसको यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन 2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर प्राइस लिस्ट दे रखी है सुपरमार्केट में जो भी मतलब है, और बता रखा है कि हर एक आइटम कितने कितने रुपए का आ रहा है क्या है। अब आपको बताना है, कोई संजय है, उसने क्या करा है, ही बाइज 1/2 kg tomatoes, 1 kg पोटैटो, हाफ kg कैरेट, 250 ग्राम चिलीज एंड 6 लेमन्स। उसने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं। ही गिव अ नोट ऑफ ₹200, और उसने 200 रुपये का नोट दिया है क्लर्क जो काउंटर है उस पर। अब उसे कितना पैसा वापस मिलेगा ये बताना है। तो कितना पैसा वापस मिलेगा उसके लिए पहले तो आपको ये पता करना है कि कितने रुपए टोटल खर्च हुए। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए, तब तक हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। आपका सॉल्यूशन आ जाए उसके बाद में वीडियो को प्ले करके दोबारा से अपना आंसर देखिएगा कि आपका आंसर क्या आया। आपको बस आंसर बताना है कि कितने पैसे वो वापस उसको मिलेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये पता करिए कि उसका कितना खर्चा हुआ, और फिर खर्चे में से जो 200 है उसमें से उस खर्चे को माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तब तक हम आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये पूरा पूरा अमाउंट यहाँ दे रखा है उन्होंने। अब हमें क्या करना है, पता करना है हाफ kg टोमेटो के पैसे। 1 किलो के जब 40 रुपए हैं तो आधे किलो के कितने हो जाएंगे, 20 रुपीज़। ठीक है, 2 किलो पटेटो 25 रुपए के हैं, तो इसने कितने किलो पटेटो खरीदे हैं, 1 किलो पटेटो खरीदे हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे, उसके 25 का आधा किया तो 12.5 रुपीज़। ओके, इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। अब उसने हाफ kg कैरेट खरीदी है, यहाँ पे 250 ग्राम कैरेट का पैसा दे रखा है, तो 250 ग्राम कैरेट और हमको कितनी निकालनी है, हाफ kg, तो 250 ग्राम का डबल कर देंगे तो हाफ kg हो जाएगा। तो कितने रुपए लगे, 20 का डबल हो गया हमारा 40 रुपए। अब 250 ग्राम चिलीज उसने खरीदी है, और यहाँ पर जो चिलीज दे रखी है वो है 100 ग्राम। 100 ग्राम जब 10 रुपए की आ रही हैं तो 250 ग्राम कितने की आएंगी, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 25 रुपए की। ठीक है, 25 रुपए की उसने चिलीज खरीद ली और 6 लेमन खरीदे हैं। जब 4 लेमन 10 रुपए के हैं तो 2 लेमन और ऐड करेंगे तो 15 रुपए के हो जाएंगे, यानी कि 6 लेमन उसने खरीदे 15 रुपए के। अब इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन सभी को ऐड करें, देखिए 5 यहाँ पर से जो है डेसिमल के बाद वाला वो नंबर आ गया, 2 5 5 10 11 12, 2 इधर और 1 हासिल, 1 2 3 4 4 8 9 10 11, तो इसका आंसर आ गया हमारा 112.5। ये तो वो अमाउंट है जो उसने खर्च किया। अब 200 में से जब आप 112 को घटाएंगे तो आपका कितना रुपया बचेगा, आपको वो कैलकुलेट करना है। 212.5 को ही घटाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका बचा रहा 0.5, और उसके अलावा 12 में से 200 में से जब आप 112 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 87.5। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, 87.5 इज द करेक्ट आंसर। और आपको ध्यान रखना है कैसे सॉल्व किया, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए हमसे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। आई एम अ 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि कोई एक 2 डिजिट का नंबर है।
ठीक है। द सेकंड दे रखा है द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। जो दोनों डिजिट्स हैं, मतलब एक x और एक y, ऐसे दो हमने डिजिट्स मान ली, तो दोनों की दोनों कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, लगातार आ रहे हैं। प्राइम नंबर्स माने अभाज्य संख्याएं हैं जो कि लगातार आ रही हैं। वो ऐसा भी हो सकता है कि 2 और 3 हो, 3 और 5 हो, 5 और 7 हो, ऐसे भी वो डिजिट्स हो सकती हैं। ठीक है। द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। और जो डिजिट्स का सम है वो 3 और 4 का मल्टीपल है, यानी कि x प्लस बाय जो हमारा आएगा, जो आंसर आएगा, वो 3 और 4 का मल्टीपल हो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल है। यानी कि 3 और 4 का मल्टीपल हमें अगर पता करना है तो वो क्या हो सकता है हमारा 12। ठीक है। तो कोई ऐसी डिजिट पता करो इसमें से, ये जो लिस्ट दे रखी है उनमें से ऐसी डिजिट पता करो पहले तो, जो तीनों, जिनका जो सम है वो 3 और 4 का मल्टीपल है। 7 5 12 आ जाएगा तो ये मल्टीपल हो जाएगा। 2 और 3 का सम करेंगे तो कितना आएगा 5, ये मल्टीपल नहीं है। 5 6 7 8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो ये भी लास्ट वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। इसका आंसर निकालेंगे 3 और 1 4, ऐड करके 4 आया, तो ये भी लास्ट वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो केवल फर्स्ट वाला है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, 2 अंक का नंबर हो गया। दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है कि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, 5 और 7 दोनों कंसेक्यूटिव या क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर है हमारा करेक्ट। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी लग रहा है तो वीडियो पॉज करिए, रिवाइंड करिए, फिर देखिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाकर पूरी सीरीज है हमने सीटेट से रिलेटेड वहाँ अपलोड की हुई है, आप उनको जाके देख सकते हैं। ये फिर से हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ दे रखा है द पार्किंग रेट ऑफ कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। एक पार्किंग रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर इस प्रकार से दी गई है। अगर 2 घंटे तक खड़ी होती है कार तो 50 रुपये, मोर देन 2 आवर्स एंड अप टू 5 आवर्स, 5 घंटे से कम या 2 घंटे से ज़्यादा तो 75 रुपीज़। आफ्टर 5 आवर्स 10 रुपीज़ पर एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा हर एक घंटे के 10 रुपये एक्स्ट्रा 5 घंटे बाद, और वो भी 8 घंटे तक। और अगर 8 घंटे से ज़्यादा खड़ी होती है और 12 घंटे तक खड़ी होती है तो टोटल 150 रुपीज़। और अगर 12 घंटे से ज़्यादा खड़ी होती है और 24 घंटे तक खड़ी होती है तो 250 रुपीज़ चार्ज लगेंगे। ऐसे ऐसे करके इन्होंने चार्ज दे रखा है। ठीक। अब क्वेश्चन है राजीव पार्क इज कार एट 7 AM। राजीव ने अपनी कार 7 बजे खड़ी करी एंड कम्स बैक टू पिक अप इट अप एट 4:30 PM ऑन द सेम डे। उसी दिन शाम को 4:30 बजे आके उसने गाड़ी अपनी ले ली। हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे। तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे ये बताना है हमें यहाँ पे। देखो 4:30 बजे जो है इसको हम किस तरीके से 4:30 को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर हमें 24 आवर्स वाला टाइम जो लिखना है उसके अकॉर्डिंग, तो 4:30 हमारा कहलाएगा। ये 4 को लिख सकते हैं हम 16:30, है ना। तो 16:30 पे उसने अपनी कार उठा ली आके। अब खड़ी कितने बजे करी थी उसने, 7 बजे उसने अपनी कार वहाँ पार्क करी थी। तो इस टाइम को इस टाइम में से माइनस करते हैं तो 30 हमारा रिमेनिंग बचा। 30 मिनट्स उसने खड़ी करी और 16 में से 7 माइनस किया तो हमारा टाइम बचा 9:30। तो टोटल टाइम जो हो गया वो हो गया 9 आवर्स 30 मिनट्स। अब ये जो कंडीशंस दे रखी थी उनमें से बताना है कि कौन सी कंडीशन में आ रहा है ये। तो ये हमारी डी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मोर देन 8 आवर्स तो हो गए पर 12 घंटे से कम है, तो उसे टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 150 रुपीज़ देना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आपको एक क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप तुरंत हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इनमें से कौन से तीसरे प्लेस पर होगा अगर इन सभी को असेंडिंग या मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए ये सारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पे लगी हुई हैं, जिन पे 3 हैं वो भी हमारी सही है। हमको पहले क्या देखना है, डेसिमल से पहले वाले कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो डेसिमल से पहले वाला जो सबसे छोटा नंबर है वो है हमारा 0.77। तो सबसे पहले आ गया 0.77। ठीक। अब उसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो आएगा 77, तो सभी हुए हैं। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर देखना है, यहाँ आ रहा है 0, यहाँ आ रहा है 7,
यहाँ भी आ रहा है 7, ठीक, और यहाँ भी आ रहा है 0। तो 0 0 वाले कौन कौन से नंबर हो गए? एक तो ये एंड एक ये। अब थर्ड प्लेस देखिए, यहाँ आ रहा है 7 और यहाँ आ रहा है 0, तो इसलिए ये 7.007 हमारा सेकेंड नंबर हो गया और थर्ड नंबर हमारा होगा 7.007। 7.07 हमारा थर्ड नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा आएगा 7.70 और सबसे लास्ट नंबर होगा 7.707, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका होगा हमारा थर्ड नंबर कौन सा हुआ? 7.07, यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ये एक फिर से अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिएगा और आंसर दीजिएगा वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करके। In a 5-digit number, the digits at 10 place is 8. Digit at unit place is 1/4 of the digit at 10 places. The digit at 1000 place is 0. Digit at 100 place is twice that of unit place, and the digit at 10,000 place is thrice the digits at unit place. What is the number? नंबर क्या है? ये पूरी कंडीशन बता दी है। अब हम हिंदी में पढ़ते हुए साथ में सॉल्व करते हैं, और आप अपना वीडियो पॉज करिए और सवाल पढ़िए और सॉल्व करिए। देखिए 5 जो है प्लेसेस हैं इसके, तो हम 5 यहाँ पे टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब सबसे पहला शुरू करते हैं। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, ठीक है। जो सेकंड प्लेस पर कह रहे हैं वो है हमारा 8 नंबर, इतना हमें पता चल गया। दहाई के स्थान का अंक 8 है। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। जो यहाँ पर नंबर आ रहा है इकाई मतलब पहले, वो 8 का 1/4 है, मतलब 8/4 हमारा हो गया 2, ठीक है। ये नंबर पता चल गया। अब उसके आगे की कहानी देखते हैं। हजार के स्थान का अंक यानी कि ये वाला, ठीक है, जो थाउजेंड्स प्लेस पर है वो, 1000 माने ये हमारा 100 प्लेस होगा, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस एंड ये 10,000 प्लेस। ये तो बच्चों सीखते हैं, आपको पता ही होगा वैसे भी। हजार के स्थान का अंक 0 है, हजार यानी कि ये वाला अंक हमारा 0 है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना है। 100वां यानी कि यहाँ पे इकाई पे आ रहा है 2, तो उसका दुगना हो गया 2 दूनी 4। 10,000वें स्थान का अंक इकाई स्थान का तिगुना है। यहाँ पर जो आ रहा है वो इकाई का तिगुना है, यानी कि 3 दूनी 6। तो करेक्ट आंसर हो गया 60482, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 60482 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का वीडियो और समझ में भी आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड और एमसीक्यूज वगैरह के लिए या सीटेट से रिलेटेड और कोई कंटेंट अगर आपको लेना है तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आपको सीटेट या और एग्जाम से रिलेटेड भी कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिनको इसका नीड है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।